अध्याय 3। वह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्षमा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपको पहले दिन से छोटी हवेली में काम करना होगा। इसे अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा, चाहे आप आगे कहीं भी जाएं। मीसा बिल्कुल मेरे पास आए मानो मुझे कोई राज बताना चाहती हो और फुसफुसाए। जब मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही है, तो उसने मुझे छात्रावास की ओर खींचते हुए फिर से कहा, बस गुड़िया से दूर रहो और तुम ठीक हो जाओगे। गुड़िया। पहले मुझे लगा कि वह किसी डरावने मिथक का जिक्र कर रही है। मैं यहाँ एक नौकरानी के रूप में हूँ, फिर भी वह चाहती है कि मैं एक गुड़िया से दूर रहूं। इस सब में प्रासंगिकता कहाँ थी? आप नहीं जानते कि गुड़िया कौन है? वह कमीनी बच्ची है। ओह, हम उसे गुड़िया कहते हैं। कोई बहुत ऊंचे पद पर है। अगर हम उसे केवल एक महिला के रूप में संदर्भित करते हैं तो वह भड़क जाता है। मैं धीरे धीरे स्थिति को समझने लगा। विशिष्ट का घर, एक अलग छोटी हवेली, एक हरामी बच्चा, ये सब क्लो से संबंधित था। वैसे भी यदि आप कभी भी द डॉल के साथ जुड़ गए तो आप मान सकते हैं कि आपका जीवन खत्म हो गया। क्यों? एक पल के लिए मीसा बेहद भ्रमित दिखी। मुझे संदेह हुआ कि वह सोच रही थी, क्या इस लड़की ने मेरी कोई बात सुनी है? विशिष्टा हाउस में हर कोई गुड़िया से नफरत करता है। मुझे लगा कि मेरा जबड़ा सिकुड़ गया है, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं कह सका। दिन की शुरुआत में क्लो की एक छवि मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। उसका क्षीण शरीर, एक गुड़िया बनने के लिए बहुत पतला, और उसकी आंखें एक मरते हुए व्यक्ति की तरह बेजान। विशेष रूप से डचेस। तो आपको अपना ख्याल रखना होगा। एक लड़की द डॉल के प्रति आकर्षित हो गई और सचमुच हर दिन उसके लिए नरक बन गया जब तक कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और चली गई। मेरा दिल फिर से दुखने लगा। कैसे? वह पलक झपकाए बिना ये शब्द कैसे कह सकती है? जिसने भी किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार होते देखा वह ये शब्द नहीं बोल सका। बिल्कुल नहीं। लेकिन आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब मैं अभी अभी आया था तो किसी ने मुझसे बिल्कुल यही बात कही थी। मीसा ने अपने कंधे ऐसे उचकाए मानो उसने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया हो। वाह, एक उपकार? हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन मैंने इसके साथ जाने का फैसला किया। मेरा मतलब है, मैं समझ गया कि वह मुझे चीजों को कठिन तरीके से समझने की परेशानी से बचाना चाहती थी। लेकिन बच्चा, क्लो के बारे में क्या? क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? बस वहीं खड़े न रहें, नहाएं और बिस्तर पर जाएं। कल सुबह हमें और भी बहुत कुछ करना है। मीसा ने मुझे जल्दी से अपने कमरे में जाने के लिए कहा। वहां मैंने एक बिस्तर और एक कोठरी देखी। एक बहुत छोटा बिस्तर और एक कोठरी। मैंने अंधेरे कमरे में देखा और सोचा, क्लो की दुनिया ऐसी ही दिखनी चाहिए। अपनी पहली नौकरी के दूसरे दिन मैंने सुश्री डेरे से संपर्क किया और कहा, मैं ये करूंगा। क्या करना है? मिस क्लो की निजी नौकरानी बनो। मैंने सुना है कि वह भूमिका अभी तक नहीं भरी गई है। सुश्री डेरे ने अपनी नाक के किनारे बैठकर अपने चश्मे के पुल को धक्का दिया। उसके पारदर्शी लेंस के माध्यम से मैंने एक भ्रमित सी दिखने वाली दृष्टि देखी। क्या आपका मतलब वही है जो आपने कहा? निस्संदेह मैंने जो कहा उसका मतलब यही था। मैं कितना भी थका हुआ था, इसके बावजूद कल रात में मुश्किल से सो सका क्योंकि मैं केवल क्लो के बारे में सोच रहा था। यह असामान्य था, ये देखते हुए कि काम कितना कठिन था। बिल्कुल, इस दुनिया में आने के बाद यह मेरा तीसरा वर्ष था। यह अब केवल एक उपन्यास की सेटिंग नहीं रह गई थी। ये दुनिया मेरी हकीकत थी। इसका मतलब यह था कि क्लो जिस दुर्व्यवहार से गुजर रही थी वह भी वास्तविक था, और जो वास्तव में हो रहा था उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वह आपकी सराहना नहीं करेगी। ऐसा लगता था कि डचेस क्लो से नफरत करने को लेकर काफी गंभीर थी, ये देखकर कि एक अलग इकाई की मुख्य नौकरानी ने भी उसे एक महिला के रूप में संदर्भित करने की हिम्मत नहीं की। मुझे लगता है कि मुझे खुद ही इसका पता लगाना होगा। साहस, मैं देखता हूँ। मैंने कंधे उचकाए और उसने मेरी ओर दया भरी दृष्टि से देखा। क्या मुझे आपसे फिर से पूछना चाहिए? कल के मेरे रोष को दूर करने से वह सचमुच बहुत प्रभावित हुई होगी। यदि नहीं, तो उसके पास एक ताज़ा,
गूंगी नौकरानी को सीधे डडौल के लिए काम करने से रोकने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार वह भी उन लोगों में से एक थी जिन्होंने क्लो के बाल शोषण मामले को नजरअंदाज करने का फैसला किया। नहीं, मैंने रूखेपन से जवाब दिया। एक बार ही काफी था। ठीक है, तो अब से तुम उसकी निजी नौकरानी बनोगी। ऐसा लगता था कि छोटी हवेली में काम करने वाली सभी नौकरानियां सुश्री डेरे के प्रबंधन के अधीन थीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि प्रक्रिया इतनी सरल होगी। लेकिन फिर भी मुझे वह मिल गया जो मैं चाहता था। मैंने सौम्य मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या मैं जाकर उससे अपना परिचय करा सकता हूँ? जरूर, उसने एक पल में मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया। मैंने सुश्री डेरे को आदरपूर्वक प्रणाम किया और हवेली के सबसे गहरे कोने में बने कमरे की ओर चला गया। मैं अंधेरे गलियारे से होते हुए सूरज की रोशनी की हल्की सी चमक से बमुश्किल रोशनी में चल रहा था और एक विशेष रूप से अकेले दिखने वाले दरवाजे पर पहुंच गया। घबराहट की एक अप्रत्याशित भावना मुझ पर हावी हो गई और मैंने अपनी उंगलियों की नोक से उठने वाली झुनझुनी की अनुभूति से लड़ने के लिए जल्दी से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। फिर मैंने धीरे से दस्तक दी। याद कोई जवाब नहीं था। अगर उसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने थोड़ा जोर से बोला, मैं आपकी नई निजी नौकरानी हूँ। हालांकि चुप्पी कायम रही। हताश होकर मैंने अपना कान दरवाजे पर लगाया ताकि हल्की सी आहट भी पकड़ सकूं। शायद वह वहां नहीं है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। एक पल के लिए झिझकते हुए मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। अरे, अगर मैंने इसे यहाँ तक बनाया तो मुझे इसे अंत तक भी बनाना चाहिए। मिस चले जाओ। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे चेहरे पर कुछ टकराया। मैंने अपनी दुखती नाक को पकड़कर नीचे देखा और महसूस किया कि यह एक गंदा दिखने वाला तकिया था। हालांकि मेरा ध्यान तकिए पर नहीं, बल्कि उसके साथ आने वाली छोटी सी आवाज़ पर था। तो आप यहाँ थे। मैंने बिस्तर पर एक छोटी सी आकृति पड़ी देखी। ऐसा लग रहा था कि उसने जल्दी से रजाई को अपने सिर पर खींच लिया था, क्योंकि उसके ऊपर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। मेरा नाम ब्लेयर है, ब्लेयर थॉप। मैंने उसे अपना अंतिम नाम भी बताया, लेकिन उसने मुझ पर एक नज़र भी नहीं डाली। वह अपनी रजाई के नीचे बिल्कुल चुप थी। मैंने तकिया उठाया और बिस्तर की ओर चल दिया। आप मिस क्लो हैं, है ना? लेडी क्लो डायने बिसेस्टर, उसने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। मैंने उसके अस्त व्यस्त कमरे के चारों ओर देखा, फिर एक गहरी सांस ली। इधर धूल, उधर धूल। क्या कमरे का ये कूड़ेदान सचमुच महिला का कमरा था? जब मैं उसके कमरे में आया तो उसकी विकट स्थिति और भी अधिक स्पष्ट थी। इस यूनिट में किसी ने भी इस लड़की की देखभाल नहीं की। आपको चौंका देने के लिए क्षमा करें, मैं आज बस अपना परिचय देना चाहता था। मैं कल आपके कमरे की सफाई करने के लिए वापस आऊंगा। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। बस बाहर निकल जाओ। उसकी छोटी आवाज़ किसी डरे हुए जानवर की तरह थी, जो अज्ञात पर गुर्रा रहा था। ऐसा लगता है कि इस कमरे को अच्छी तरह से साफ सफाई की ज़रूरत है। बाहर निकलो, उसने बस यांत्रिक रूप से शब्दों को दोहराया, बाहर निकलो। मैं और कुछ नहीं कर सकता था। मैंने खुद को आने वाले कई दिनों की याद दिलाए और आज के लिए उसे अकेला छोड़ने का फैसला किया। मुझे शुरू से ही यह उम्मीद नहीं थी कि वह मुझसे खुलकर बात करेगी। मैं इस तकिए को धोकर कल वापस लाऊंगा। अच्छा, आराम करो। मैंने इस बात पर जोर दिया कि मैं उसके कमरे से निकलने से पहले वापस आ जाऊंगा। मैंने फिर से गंदा तकिया देखा और महसूस किया कि इसे कभी धोया नहीं गया होगा। जैसे ही मैं मिस क्लो की निजी नौकरानी बनी, मुझे अविश्वसनीय मात्रा में काम सौंपा गया। और केवल मैं। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इससे गुजरना अलग सा लगा। उन्होंने उस गूंगी नई नौकरानी को अपने ठंडे कंधों के साथ साथ सारा काम सौंपकर उसे धमकाया। वास्तव में, अगर मैं अपना काम समय पर पूरा नहीं करता तो उन्होंने मुझे खाना देने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से आज मुझे 2 वक्त का खाना छोड़ना पड़ा। काफी रात हो चुकी थी और कपड़े धोने के कमरे में मैं अकेला था। लानत है, मुझे दिए गए अंतहीन कार्यों में मैं इतना फंस गया था कि मुझे कुछ दिनों तक मिस क्लो से मिलने का मौका ही नहीं मिला। जब भी मैं उसके लिए समय निकालने की कोशिश करता, नौकर कहीं से आ जाते और मुझ पर अपने काम की बौछार कर देते।
क्या मैंने उन्हें अस्वीकार करने का प्रयास किया? बिल्कुल मैंने किया। हालांकि उन्होंने बस इतना कहा कि सुश्री डेरे ने तोतों के झुंड की तरह बार बार यह आदेश दिया था। बहुत घटिया, सचमुच। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मिस क्लो की नौकरानी नहीं बल्कि छोटी हवेली की नौकरानी बन गई हूँ। मेरा मतलब है, क्या मैं इस घर में काम करने वाला एकमात्र व्यक्ति हूँ? निश्चित ही ऐसा लगता है। धत तेरी की, मुझे पता था कि शिकायत करने से काम खत्म नहीं होगा, इसलिए मैंने अपने सूजे हुए हाथ फैलाए और फिर से बल्ला उठा लिया। वाम वाम, कपड़े धोने के स्थान पर गिरने की आवाज़ निराशाजनक थी। पूरी ईमानदारी से कहूँ तो मुझे अधिक काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने घर का सारा काम मुझे सौंप दिया था। लेकिन जो चीज़ वास्तव में निराशाजनक थी वह मिस क्लो के साथ मेरा रिश्ता था। मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी उसने मेरी ओर देखने से भी इनकार कर दिया। फिर आप पूछते हैं, मिस क्लो पूरे दिन क्या करती है? वह दिन का अधिकांश समय खिड़की के पास बिताती थी। उसकी दिनचर्या खिड़की से बाहर देखने की थी। लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने उपन्यास पढ़ा है। मैं जानता हूं कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है। मिस क्लो के साथ क्रूर व्यवहार जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक बुरा था। मैं मुश्किल से दोपहर के भोजन के दौरान उनसे मिलने के लिए समय निकाल पाया था और यह वह देखने की उम्मीद नहीं थी। जब मैंने उसके दरवाजे के बाहर रखी खाने की ट्रे देखी तो मेरे चेहरे पर एक छाया सी छा गई। वह उसका दोपहर का भोजन माना जाता था। दिन का खाना, क्या इसे भोजन माना जा सकता है? गेहूं की रोटी का एक बहुत सख्त और सूखा टुकड़ा। ये पहले से ही चौंकाने वाला था कि यह किसी बच्चे की हथेली से बड़ा नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि अगर मैंने इसे चबाने की कोशिश की तो मैं अपने दांत तोड़ दूंगा। ब्रेड के बगल में दही जैसी दिखने वाली चीज की एक छोटी बोतल थी, लेकिन उसमें से तीखी गंध आ रही थी। वे उम्मीद करते हैं कि कोई इसे खाएगा, लेकिन फिर भी उसके कमरे की हालत को देखते हुए भोजन कोई अलग नहीं होगा। मैंने कसम खाने की इच्छा को रोका और ट्रे उठा ली। वे शायद जानवरों को इससे बेहतर खाना खिलाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। मैं इसे फेंक दूंगा और उसके लिए रसोई से भोजन की एक उचित ट्रे ले आऊंगा, मैंने मन में सोचा और पीछे मुड़ा। तभी एक लड़की मेरी आंख के बराबर आकर मेरे सामने खड़ी थी। लहराते चांदी के बाल और भावनाहीन लाल आंखें। यह मिस क्लो थी। मिस। मुझे चिंता थी कि क्या उसने वह सब कुछ सुन लिया है जो मैं अपने आप से बुदबुदा रहा था। वे शब्द उसके लिए निर्देशित नहीं थे, लेकिन फिर भी वे दर्दनाक शब्द थे। हालांकि मिस क्लो ने केवल मुझे घूर कर देखा। फिर वह ये कहते हुए अपने कमरे में चली गई, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। क्या? रुको! स्लैम! दरवाज़ा मेरे चेहरे के सामने पटकते ही तेज आवाज़ हुई। मैंने उस ट्रे की ओर देखा जिसे मैं पकड़ रहा था। उसने अपना एकमात्र भोजन ठुकरा दिया था। हालांकि मैं मिस क्लो को समझ सकता था। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं इसे खाना नहीं चाहती। एक बढ़ते नायक के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। मैंने क्लो के क्षीण शरीर की कल्पना की और फैसला किया कि मुझे उसका वजन बढ़ाने में मदद करनी होगी। अगली चीज जो मुझे करने की जरूरत थी वह थी रसोई में चुपचाप जाना। मैं दोपहर के भोजन के समय क्लो से मिलने गया, इसलिए भोजन क्षेत्र पहले से ही खाली था और जो लोग रसोई में काम करते थे वे भी एक छोटे से कोने में चुपचाप खाना खा रहे थे। मैंने थोड़ा इधर उधर देखा और जल्दी से रोटी के कुछ टुकड़े उठा लिए। हाँ, ये गबन था। जब मैं रसोई से बाहर निकली तो मैंने कुछ कड़े उबले अंडे देखे, इसलिए मैंने उन्हें भी ले लिया। फिर मैं जल्दी से बाहर निकला और क्लो के कमरे की ओर चला गया। मैम, मैंने अब खटखटाने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि परिणाम क्या होगा। जब मैंने झपट्टा मारकर दरवाज़ा खोला और कमरे में प्रवेश किया तो क्लो ने आश्चर्यचकित भाव से मेरी ओर देखा। यह क्या है? कुछ दोपहर का भोजन कर लो। क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं नहीं चाहता। मैं बस इतना ही ला सका, लेकिन कम से कम आपके पास तो ये होना चाहिए। मैंने ब्रेड और अंडे मेज पर रख दिए जिन्हें मैंने कुछ दिन पहले झाड़ा था। खाना देखकर क्लो झेप गई। कहाँ से तुम्हें ये सब मिला? जब उन्होंने हमारा दोपहर का भोजन परोसा तो मैं कुछ को चुपचाप बाहर ले आया।
मैंने जो किया वह कुछ को गुप्त रूप से बाहर निकालने से कुछ अधिक था, लेकिन पूरी कहानी बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह आपका खाना है। क्या वह सचमुच मेरे बारे में चिंतित है? मैं पहले ही पेट भर चुका था। मैंने अपनी नाक रगड़ते हुए उत्तर दिया, हालांकि यह झूठ था। तो क्या आप मुझे अपने बचे हुए खाने को खाने के लिए कह रहे हैं? ओह, तो उसे मेरी चिंता नहीं थी। ये सब उसके बारे में था। ये थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन मैंने इसे आगे बढ़ने का फैसला किया। हम अभी इतने करीब नहीं हैं, मैं समझ गया मिस क्लो। अरे, मैंने आपके लिए इसे लाने में बहुत जोखिम उठाया है। बस कुछ आजमाएं। तुम खाओ। तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? जाने दो, मिस, अगर आप मुझे हड्डियों से मारती हैं तो बहुत दर्द होता है। कहानी खत्म, अलविदा।